प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु तेग बहादुर सिंह जी को उनके बलिदान और समर्पण के लिए किया याद। रकाबगंज गुरुद्वारे पहुंचकर टेका मत्था, दी विनम्र श्रद्धांजलि। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने किसान कानून को बताया किसानों के लिए लाभकारी। कहा, इससे किसानों की आय होगी दोगुना। विपक्ष राजनीतिक कारणों से फैला रहा है भ्रम। शामली के किसानों को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के प्रयासों से मिला नए कृषि बिल के तहत लाभ। ₹1 किलो बिकने वाली गोभी 10 गुने मूल्य पर बिकी दिल्ली के बाजार में। और कोऑपरेटिव बैंक बहराइच और विद्युत विभाग के बीच हुआ अनुबंध। कोऑपरेटिव बैंक घर घर जाकर लोगों से विद्युत बिलों का भुगतान जमा कराएंगे। उपभोक्ताओं को मिलेगी सहूलियत। नमस्कार, मैं अशोक यादव और अब समाचार विस्तार से। जनता के बीच अपनी पहुंच बनाने और लोगों के साथ जुड़ने की अपील के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही लोकप्रिय रहे हैं। आज सुबह प्रधानमंत्री राजधानी दिल्ली स्थित गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंचे। प्रधानमंत्री ने वहां पहुंचकर गुरु तेग बहादुर सिंह जी को उनके असीम बलिदान और समर्पण के लिए याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान इलाके में कोई अतिरिक्त पुलिस बंदोबस्त नहीं किया गया ताकि आम लोगों को प्रधानमंत्री की यात्रा के कारण कोई परेशानी न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इस यात्रा को लेकर ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा कि आज सुबह मुझे ऐतिहासिक गुरुद्वारे रकाबगंज साहिब में मत्था टेकने का सौभाग्य मिला, जहां श्री गुरु तेग बहादुर जी के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था। इससे मुझे बेहद खुशी मिली। मैं दुनिया भर के लाखों लोगों की तरह श्री गुरु तेग बहादुर जी की दयालुता से बहुत प्रेरित हूं। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि ये गुरु साहब की विशेष कृपा है कि हम अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को विशेष आयोजन के तौर पर मनाएंगे। आइए इस पवित्र मौके को श्री गुरु तेग बहादुर जी के आदर्शों के साथ ऐतिहासिक तरीके से मनाएं। शाहजहांपुर जनपद के 2 दिवसीय कार्यक्रम में वित्त, चिकित्सा, शिक्षा और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कृषि बिल को हर तरीके से किसान हितैषी और उनकी आय दोगुना करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां इसका दुष्प्रचार कर रही हैं और किसानों को बरगला कर अपने राजनीतिक स्वार्थ सीधा कर रही हैं। उन्होंने बताया कि अगर किसान अपनी फसल को बढ़े दाम पर बाहर बेचना चाहता है, इसका भी अधिकार उसे दिया गया है। प्रधानमंत्री ने हमेशा किसानों की आय दोगुना करने को लेकर हर संभव प्रयास किया। किसान सम्मान निधि से लेकर कृषि संबंधित सभी योजनाओं का लाभ किसानों को समय से दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय केवल 2 फसलों पर ही एमएसपी थी। हमारी सरकार 23 फसलों पर एमएसपी लाई। केवल विपक्षी पार्टियां किसान बिल का भ्रामक प्रचार करके अपनी राजनीति चमकाने में लगी हैं। ये बिल चौतरफा किसान हितैषी और उनकी आय दोगुना करने वाला है। जमीन का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ फसल का होता है और बहकावे में किसानों को विपक्षी दल बहका रहे हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इस बात को स्वीकार किया था कि ये आवश्यक है। केवल 2 चीज़ें आप समझ लें अच्छी तरह से, जो केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है उसके तहत किसान अपनी पैदावार को बाकी उद्यमियों की तरह कहीं पर भी बेच सकता है, किसी जिले में, किसी तहसील में, किसी मंडी में, किसी ब्लॉक में। ये किसान को उसमें ये अधिकार दिया है कि अगर फसल का दाम जो भी कॉन्ट्रैक्ट उसने किया है उससे ज़्यादा अगर सीजन पर फसल आने पर उसके दाम बढ़ जाते हैं, उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है, तो किसान को ये अधिकार है कि वो उससे कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ जाए। तो हर तरफ किसान का अपर हैंड रखा गया। मथुरा में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सौभाग्य योजना के तहत हर इच्छुक व्यक्ति को विद्युत कनेक्शन मिला। इसी तरह सन 2026 तक जल जीवन मिशन के अंतर्गत मथुरा के हर घर को नल से जल मिलेगा। मथुरा वृंदावन नगर निगम के गठन के बाद 3 साल में ही सड़क, नाली, शौचालय, पार्क और वृक्षारोपण पर 121 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च की गई है। मथुरा वृंदावन की तस्वीर बदली है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी को पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सुंदर बनाया गया है। गंगा जलापूर्ति के लिए 178 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जानी है। 75 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। इसका फायदा मथुरा और वृंदावन के लोगों को मिलेगा।
ये फरवरी तक काम पूरा होना था, लेकिन कोविड के कारण थोड़ी असुविधा रही है, क्योंकि यहाँ अंडरग्राउंड सीवर की लाइन डली है, पानी का काम हो रहा है। लेकिन अब ये यहाँ के लोगों की इच्छा थी कि आरसीसी का पूरा बन जाए, तो ये लगभग 800 मीटर का पैच है, तो यहाँ आरसीसी का हो जाएगा। और बाकी ये जो मथुरा से वृंदावन वाला जो पूरा मार्ग है, इसका भी हम लोग 4 लेन करा रहे हैं इसको। और दूसरा जब वृंदावन कट से आते हैं पागल बाबा की तरफ, तो उसको भी हम 4 लेन करा रहे हैं। तो ये सतत विकास है। भारत सरकार की डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण मिशन योजना के अंतर्गत 10 जनपदों को चुना गया है। इनमें बागपत भी शामिल है। जनपद में बसौली, मुकुंदपुर, शेरपुर, हलालपुर, चांदनहेड़ी, लोहारा, बरवाला और शिलाना सहित 8 गांव शामिल हैं। इन गांवों में शहरी सुविधाओं सहित कई विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसमें स्कूल में शौचालय, कंप्यूटर, तालाबों का सुंदरीकरण और आवासीय स्कूल का निर्माण शामिल है। खेल के लिए स्टेडियम भी बनाया जा रहा है। सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह गांव का दौरा करके विकास योजना का कार्य सही हो, इसके लिए देखरेख कर रहे हैं। जिले के अधिकारी भी इन विकास कार्यों पर निगाह बनाए हुए हैं, जिससे कार्यों की गुणवत्ता बनी रहे। इसमें लगभग ये 130 करोड़ रुपए की ये योजना है। इसमें इसका नियम ये है, या सरकार की योजना ये है कि इन गांवों के अंदर शहरी सुविधा हो और वातावरण उनका जो आत्मा है उनका ग्रामीण वातावरण है। लेकिन सुविधा जितनी शहरों में सुविधा देगी, इतनी इन गाँवों में सुविधा दी जाए। इसलिए इन सब गाँवों के अंदर जैसे चाहे स्कूल है, स्कूलों के अंदर जो है टॉयलेट की फैसिलिटीज है, स्कूल अपने गाँव के अंदर जो है स्वास्थ्य के बारे में मेडिकल जो है वो है या नहीं है, वहाँ का तालाबों का सौंदर्यीकरण है या नहीं है, यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए सुविधा है या नहीं। इसी योजना के अंदर एक बड़ी अच्छी बात यह है कि लगभग 30 करोड़ की योजना से एक जिसको रेजिडेंशियल हम बोलते हैं, आवासीय जो है स्कूल बनाने की भी योजना है। जो काम कार्यदायी संस्थाएं हमारी कर रही हैं उनको यहाँ मौके पर बुलाया गया है। ग्राम प्रधान है और आम पब्लिक भी है। और मैंने स्वयं जो है बासौली का निरीक्षण किया है और उनके जो काम करते हुए पाया गया है उसकी टेस्टिंग जो है, टेक्निकल टेस्टिंग जो है वो लैब से कराई जाएगी। टीम गठित कर दी गई है एक्सियन के नेतृत्व में, एक्सियन जो है पीडब्ल्यूडी के, एक्सियन आरईडी के और एक ऑफिसर्स के नेतृत्व में, सीडीओ के नेतृत्व में। तो ये टीम जाकर और डीडीओ उसमें टीम में रहेंगे, तो ये टीम जाकर जितने काम हो रहे हैं उनका निरीक्षण करेगी और इसके बाद ही उनकी कोई अगली किस्त जो है गुणवत्तापूर्ण इनका काम पाया जाएगा, तो ही अगली किस्त उनकी रिलीज की जाएगी। बहराइच कोऑपरेटिव बैंक और विद्युत विभाग के बीच अनुबंध हो जाने से अब बैंक कर्मी विद्युत बिलों का भुगतान घर घर जाकर जमा कराएंगे। कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ता अब विद्युत बिल कोऑपरेटिव बैंक के कर्मियों के माध्यम से आसानी से जमा कर सकेंगे। प्रदेश के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा की उपस्थिति में कोऑपरेटिव बैंक और विद्युत विभाग के बीच ये करार हुआ। इससे बैंक को भी आर्थिक रूप से जहां लाभ होगा, वहीं विद्युत विभाग को भी समय से बिल की धनराशि मिल सकेगी। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को स्थानीय बैंकों में ये सुविधा मिल जाएगी, जिससे उनको लंबी कतारों में बिल जमा करने के लिए नहीं लगना होगा। एक कठिनाई है समाज के बीच में, जो विद्युत विभाग की बिल है वसूली है, वो गांव का आदमी यहाँ तक आने में उसको थोड़ी दिक्कत होगी। इनके विभाग का तो जिम्मेदारी हम लोग ले रहे हैं। एक एमओयू साइन हुआ है, एक एग्रीमेंट पर साइन हुआ है। बिल विद्युत विभाग के बिल की हम वसूली करेंगे, वसूली करके इनको पैसा देंगे, पैसा भी इनको सही समय पर मिल जाएगा और हमको भी इसमें जो कमीशन मिलेगा वो हमारा लाभ होगा। जितने हमारे दूरस्थ इलाके के जो विद्युत उपभोक्ता हैं, उनको बिल जमा करने में सब स्टेशन आना पड़ता है, जिस वजह से वो जमा नहीं कर पाते अपना बिल टाइम से। तो इसके लिए हम लोग अपना जो है काउंटर विद्युत विभाग अपना बढ़ा रहा है। शासन की मंशा यही है कि सब जो विद्युत उपभोक्ता उनको डोर टू डोर जो है सुविधा मिले। उनके जैसे बिल कलेक्शन का हुआ तो सहकारी बैंक से करने पर उनका काउंटर हमारा बढ़ जाएगा। जो दूरस्थ इलाके के जो कंज्यूमर हैं वो अपना आसानी से आके अपना बिल अपने नज़दीकी स्थान पर या गांव में ही उनको ये सुविधा मिल जाएगी। तो हमारा बिल कलेक्शन बढ़ाना प्लस जो है उपभोक्ताओं की सुविधा देना कि उनको डोर टू डोर उनको बिल जमा करने की सुविधा मिल जाए। एक करार पर हस्ताक्षर होना तय हुआ है।
जिसके अधीन हमारी जो पैक्स हैं, समितियां, वो जनता से विद्युत बिल का पैसा कलेक्शन करके विभाग को जमा करें। ग्रामीण स्तर पर और जहां जहां हमारी समितियां दूरस्थ स्थानों से मिल सके, ऐसा हम लोगों का प्रयास है। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये विराम। ध्यान रखते हैं हर घड़ी मेरा, और माँ जी प्यार से हाथ बटाती हैं। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों न रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। अपने डॉक्टर या एएनएम की मदद से नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद अपने स्तन पर रखें। उसे नहलाएं नहीं और साफ सूखे कपड़े से पोंछें। उसकी नाल को साफ और सूखा रखें। टोपी पहनाकर कपड़े में लपेटकर अपने पास रखें। उसे स्तनपान कराएं रात और दिन हर 4-6 घंटे में। अगर बच्चे को सांस लेने या स्तनपान करने में तकलीफ हो रही हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर फोन। इतनी प्यारी, आय हाय, जाने क्या खाए। 6 महीने में होगा माँ का दूध ही। ना रे ना, जरूर खाए कुछ और भी। दीदी चावल का मार, फिर दाल का पानी। ध्यान से देख, है कुछ और कहानी। मुझे ऐसी बढ़ती जाए, बताओ ना क्या क्या खाए। यही सब, बस 6 महीने की हुई अभी तो। अरे तभी तो। घर में जो भी हो सब पकाओ, गाढ़ा बनाओ और खिलाओ। 6 महीने जब पूरे हो जाएं, पेट पूजा की घड़ी आए। नए कृषि कानूनों का लाभ शामली के किसानों को मिलने लगा है। यहां कैरोना तहसील के मायापुर के किसानों की गोभी स्थानीय मंडी में 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बिक रही थी, जिसके कारण किसान अपनी फसल पर ट्रैक्टर चलाकर नष्ट करने के लिए मजबूर थे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस सूचना पर अधिकारियों से बात की और कॉमन सर्विस सेंटर की टीम को किसानों के पास भेजा और उन्हें डिजिटल तरीके से फसल बेचने की जानकारी दी। इसके माध्यम से किसानों ने दिल्ली मंडी से संपर्क करके फसल को बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया। ई मार्ट के माध्यम से किसानों की 500 कुंटल गोभी 10 गुना दाम पर देश की मंडियों में खरीदी गई। स्थानीय विधायक और अधिकारियों ने किसानों के खेत में जाकर उनसे संवाद किया और उन्हें नए कृषि कानूनों की जानकारी दी। किसान भी इस व्यवस्था से खुश हैं। जो फसल स्थानीय बाजार में नहीं खरीदी जा रही थी, उसे दिल्ली के बाजार में बेचने पर अच्छा मुनाफा प्राप्त हुआ। रमेश जी किसान है यहाँ, ये दिल्ली गए होंगे अपनी फसल लेके। गोभी की फसल ही बोते थे, वो बिक नहीं पाई और ये बहुत निराश हो गया, अपना खेत उजाड़ रहे थे। तो आप जैसे मीडिया के कुछ बंधुओं ने उस चीज़ को दुनिया के सामने लाया। सामने आने से जो सरकारी तंत्र था वो उसमें एक्टिव हुआ और इनकी जो पड़ोसी हैं तनवीर जी, जब तक वो आई हैं तो चूंकि अपना कुछ खेत बहा चुके थे, कुछ इनका खेत बचा हुआ है रमेश जी का, लेकिन तनवीर जी का खेत बराबर में था। हमारा जो CSC की अपनी यूनिट है उसकी हेड है तानिया जी, ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, इन्होंने उसको देख के मीडिया के माध्यम से जानकारी लेकर यहाँ पहुँचकर इनसे पूछा। तो फिर जब इन्होंने बताया कि हम इसलिए बेच पा रहे हैं कि हमारी फसल का ज़्यादा दाम नहीं मिल पा रहा है और सस्ता मंडी में 1 रुपये किलो का रेट मंडी में दिया जा रहा है, तो तब इन्होंने किसान ई मार्ट के माध्यम से इनकी फसल को उस पर अपलोड किया। उधर से कोई खरीदार सामने आए और जो फसल 1 रुपये किलो भी नहीं बेच पा रहे थे, वो 10 रुपये किलो का रेट तनवीर जी के खाते में आ चुका। मैं किसानों से अपील करना चाहती हूँ कि आप जैसे अभी देश में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, उनको ना सुनकर अपनी जो आपकी खुद के लिए CSC किसान ई मार्ट को इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको लाभ पहुंच सकता है। बीच में डीलर को हटाकर आप डायरेक्टली अपनी फसल सीधा बायर को भेज सकते हैं, जिसमें आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको अपना आधार कार्ड, बैंक की पासबुक अपलोड करनी है और डायरेक्टली रेट तय कर किस जो बायर है वो आपके खेत से ही आपका माल उठा लेगा। मैं गोभी की फसल जो है मंडी में बेचने के लिए पता करवाया तो रेट वहाँ जो है 1 रुपया प्रति किलो के हिसाब से चल रहा था, लेकिन किसान ई पोर्टल CSC के माध्यम से जो टीम आई है
उन्होंने मुझे बताया कि कृषि कानून में आपकी फसल जो है 10 रुपये पर किलो बिक सकती है। इन्होंने मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी, मैं इनका धन्यवाद अदा करता हूँ। सरकार का भी कानून बनाने के लिए धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये कानून जो है किसानों के हित के लिए है। आगे चल के किसान इनमें काफ़ी प्रगति करेगा। प्रदेश में वर्तमान गन्ना खरीद व्यवस्था से बरेली के किसान खुश हैं और वो सरकार की नीतियों और नए कृषि कानूनों की प्रशंसा कर रहे हैं। गन्ना खरीद केंद्र पर अपने गन्ने की तौल कराने आए गन्ना उत्पादक किसान सूरजपाल सिंह, उमेश बाबू शर्मा, सुधीर कुमार सिंह और संजीव सिंह ने बताया कि सरकार की नई गन्ना खरीद व्यवस्था में हमें मोबाइल पर 2 दिन पहले मैसेज आ जाता है। हम अपने गन्ने की छिलाई वगैरह का काम आराम से निपटा लेते हैं। उन्होंने कहा कि देश की मोदी सरकार ने गन्ने के बकाया भुगतान के लिए 3,500 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। उससे हम किसानों के बकाये का भुगतान हो रहा है। नए कृषि कानूनों की सराहना करते हुए गन्ना उत्पादक किसानों ने कहा कि अब हम अपने कृषि उत्पाद देश में कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। हमें मंडी शुल्क से मुक्ति मिल गई है। उन्होंने कहा कि हम कृषि कानूनों के लिए सरकार को धन्यवाद देते हैं और मोदी सरकार की कृषि बिल का समर्थन करते हैं। जिला गन्ना अधिकारी पीएन सिंह ने बताया कि 210 गन्ना क्रय केंद्रों पर गन्ने की तौल हो रही है। अब तक 95 लाख कुंतल गन्ने की खरीद हो चुकी है और पिछले सत्र के बकाये का लगभग 95% का भुगतान किया जा चुका है। योगी सरकार और मोदी सरकार किसान के हित में ही कार्य कर रही है। मैं यहाँ गन्ना तुलवाने आया हूँ और जो कृषि बिल जो सरकार लाई है, ठेके पे खेती जो बात है, वो बिल पहले था कि हम ठेके में देते थे तो वो हमारा पूरा खेती ठेके में लेता था, लेकिन अब ये व्यवस्था बदल दी है मोदी जी ने। बहुत ही अच्छा काम किया है। वो ठेके पे केवल हमारी फसल का ठेका होगा और वो हमारा खेत का ठेका नहीं करेगा, जो कि वो हमारे खेत की संरचना बदल देता था, मिट्टी उठवा देता था। अब ऐसा इस बिल में नहीं होगा। इस पर रोक लगाई है मोदी जी ने। ये बहुत ही अच्छा उनका सराहनीय कदम है। मैं बहुत सालों से गन्ना करता हूँ और अपनी मिल के लिए सप्लाई करता हूँ, और जो मोदी सरकार ने ये 3,500 करोड़ का पैकेज दिया है किसानों के लिए, ये बहुत सराहनीय काम किया है। मैं धन्यवाद करता हूँ सरकार को। बरेली जिले में कुल 5 चीनी मिले हैं। यहाँ पर 210 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं गन्ना खरीद के लिए, जिसपे माध्यम से किसानों का गन्ना खरीदा जा रहा है। इस बार एक नई व्यवस्था बनाई गई खरीद के लिए, जिससे किसानों को कोई दिक्कत ना हो। उनको पहले पर्चियाँ दी जाती थी, उनके घर घर भेजा जाता था, उसको बदल के उनको SMS के माध्यम से गन्ना खरीद किया जा रहा है। हर किसान का मोबाइल नंबर फीड किया गया और उस पर SMS भेजा जा रहा है। साथ ही साथ हर क्रय केंद्र पे जो पर्चियों का डिटेल है, एक्नॉलेजमेंट, हर क्रय केंद्र पे उसको दिया गया है। अगर किसी की कोई SMS नहीं मिला, कोई दिक्कत हुई, तो इस एक्नॉलेजमेंट से देख के अपना गन्ना बेच सकता है। या फिर ई गन्ना ऐप है, ऐप पे अपना सप्लाई टिकट नंबर देख के उससे वो गन्ना बेच सकता है या वेबसाइट से देख सकता है। प्रयागराज में एफपीओ से जुड़कर किसान जहां अपनी उपज का सही मूल्य पा रहे हैं, वहीं इसमें शेयर होल्डर बनकर अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। कोविड-19 के दौर में यहां के किसानों ने हरी सब्जी, तेल, मसाला, आटा, दाल, चावल की पैकिंग करके अच्छा लाभ कमाया। कंपनी के बन जाने से किसानों की उपज का सही मूल्य मिल रहा है, क्योंकि बिचौलिए समाप्त हो गए हैं। एफपीओ ने आईटीसी कंपनी के माध्यम से अपने सामान को अच्छे दामों में बेचा, जिसका फायदा आसपास के किसानों को मिला और उनकी आय में वृद्धि हुई। हम एफपीओ के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षित करने का जो हमने टीम बनाई है, वो टीम के सदस्य गांव में जाकर लोगों को बताते हैं कि आप लोग अच्छे बीज का प्रयोग कीजिए और जो उत्पादन होगा वो हमारी कंपनी लेकर सीधे आपके घर से और बाज़ार में पहुंचाएगी। किसानों को समझ लीजिए कि पूरी सुविधा और पूरा लाभ इसमें मिल रहा है। ये एफपीओ जो है गवर्नमेंट का दिया हुआ एक बहुत अच्छा प्लान है किसानों के लिए। एफपीओ किसानों को उद्यमी बनाने के लिए एफपीओ बनाया गया है। किसान एफपीओ के माध्यम से बीज से बाज़ार तक किसानों को सुविधा दी जा रही है, और अभी तक जो किसानों को बिचौलिया लोग इनका उत्पाद खरीदा करते थे, अब वो सारे सिस्टम ख़त्म हो गए हैं। अब हमारे एफपीओ के माध्यम से ये उत्पाद उनका खरीद के, चाहे वेजिटेबल हो चाहे अनाज हो, सारी चीज़ें जो है डायरेक्ट जो है उपभोक्ता को दिया जा रहा है। प्रगति ग्राम फ्रेश प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
536 ऐसे किसानों की कंपनी है जो बंधुआपन से मुक्त हुए हैं और जो पट्टे की भूमि पर जैविक खेती कर रहे हैं। और कंपनी जो है अपने शेयरधारकों से, किसानों से सीधे उत्पाद खरीदती है वो और कंज्यूमर तक पहुंचाती है। हमारे जो उत्पाद हैं उसमें है आपका राइस वैरायटीज़ हैं, पल्सेस हैं, वेजिटेबल्स हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। ये सब जो है किसानों से खरीद के कंज्यूमर तक डायरेक्ट सप्लाई किया जाता है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी रेलवे स्टेशन को सौर ऊर्जा से आच्छादित किया गया है। प्लेटफार्म, शेड के ऊपर और अन्य खाली जगहों पर सोलर पैनल लगाकर प्रति महीने 50 लाख के विद्युत बिल की बचत की जा रही है। ये योजना जहां पर्यावरण के अनुकूल है, वहीं रेल विभाग की आय बढ़ाने में भी सहायक है। इससे उत्पादित होने वाली बिजली से लगभग सभी विद्युत संयंत्र चलाए जाते हैं। वाराणसी कैंट स्टेशन पर 1.6 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। वहीं काशी रेलवे स्टेशन पर 100 किलोवाट का विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। वाराणसी जंक्शन स्टेशन उत्तर रेलवे जो लखनऊ मंडल का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है, यहाँ पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा से जो अक्षय ऊर्जा स्रोत के दोहन और उसके उपयोग का जो हम लोगों ने यहाँ पे कार्यक्रम चलाया है, उसके तहत तकरीबन 1.6 मेगावाट की बिजली प्रतिदिन वाराणसी जंक्शन स्टेशन पे और 100 किलोवाट के बिजली का उत्पादन और उपभोग हम लोग काशी स्टेशन जो राजघाट पे है, मालवीय ब्रिज के पास जो अवस्थित है, वहाँ पे हम लोग उत्पादन और उसका उपभोग कर रहे हैं। कानपुर देहात के मलासा ब्लॉक के अंडवा गांव की सुमन पाल ने महिला संस्थान से प्रशिक्षण लेकर अपने साथ साथ अन्य महिलाओं की भी जिंदगी बदल दी है। सुमन ने सिलाई, बुनाई, कढ़ाई का प्रशिक्षण लेकर स्वरोजगार शुरू किया। वहीं अन्य महिलाओं को भी प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। एक बार में ये लगभग 8 महिलाओं को प्रशिक्षण देती हैं। प्रशिक्षण के बदले इन्हें कुछ धनराशि मिलती है। इन प्रशिक्षित महिलाओं को काम देकर सामान का निर्माण कराया जाता है, जिसे बाजार में बेचकर अच्छी आय प्राप्त की जा रही है। हमारा नाम लक्ष्मी और मैं अंडवा में रहती हूँ और हमारे पास कोई रोजगार नहीं था, ना हम समूह में जुड़ी थी, मगर मुझे रोजगार समूह वालों ने दिया है, तब मुझे कुछ आमदनी हुई तो हम बहुत खुश हैं। नाम लक्ष्मी पाल है, मेरा ग्राम अंडवा, पोस्ट पुखराया, हासेमऊ, ब्लॉक मलासा, कानपुर देहात की रहने वाली हूँ। मैं प्रिया स्वयं सहायता समूह की सदस्य हूँ। मैं इसमें काम करना चाहती थी, लेकिन मुझे काम मिला और मैंने सिलाई के माध्यम से कुछ काम किया। 1 महीने में मैंने 2-2.5 हज़ार रुपये का काम किया। घर में पहले मैं चौका बर्तन करती थी, लेकिन अब मुझे कुछ लाभ मिला और मैं बाहर निकलने लगी। इसके बाद जो मुझे सिलाई का काम मिला वो मैंने किया और 2-2.5 हज़ार रुपये महीने में कमाए। हमारा नाम रंजू पाल है, मैं अंडवा की रहने वाली हूँ और मैं इस समूह से जब से जुड़ी हूँ, जब से मेरी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव हुए हैं। पहले हम बेरोजगार थे, घर पर बैठे रहते थे, घर का चूल्हा चौका ही करते थे। जब से समूह में जुड़े तब से फील्ड वर्क प्रेरक के रूप में काम किया। गांव-गांव में जाके समूह बनाए और महिलाओं को जागरूक किया, बैठक करवाई। इसके बाद हम लोगों ने इसमें कुछ मान लो उन्नति भी की। कमाई का कोई जरिया नहीं था, इसके माध्यम से कार्य करते थे तो हमें कुछ बहुत इसका मानदेय मिल जाता था। इस तरह से हमने काफ़ी महिलाओं को जागरूक किया। आसपास के गांव में जाकर भी हमने समूह बनाए। सोनभद्र जैसे पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने इन क्षेत्रों के लोगों के जीवन को आसान कर दिया है। पहाड़ और नालों को पार करके इनके लिए शहरी क्षेत्र में आना, स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचना एक सपने जैसा था। बरसात के दिनों में इन लोगों की समस्या और बढ़ जाती थी, लेकिन प्रधानमंत्री सड़क योजना ने इन लोगों का आवागमन आसान ही नहीं किया, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी दिए। अब इन ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का शहर के क्षेत्र में पहुंचना हो या स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेना हो, दोनों आसानी से मिल रहे हैं। अब इन्हें नाव के सहारे नाले और नदी पार करने की जरूरत नहीं है और नदी में जाए और प्रधानमंत्री सड़क के सहारे अपने जीवन को आसान बना रहे हैं। पार समय से ना हो पावे। आपका फायदा भैल? अब फायदा ही भल 10 मिनट 15 मिनट में पहुंच जाता हॉस्पिटल में, यह फायदा भल। लगभग मान लीजिए कि 10 किलोमीटर की रोड बनी है और 50 से 60 आदिवासी क्षेत्र गांवों को जोड़ती है और इस रोड को बन जाने से अब आप देख रहे हैं कि गाड़ी भी चल रही है। जैसे रोड बन गया तो चार कोई जाए लगल, अच्छा से गाड़ी घोड़ा जाए लगनी तो हमरो बिक्री हो लगल।
दो पैसा का रोजगार लेकर बैठी गई। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी आवास योजना से बन रहे पक्के आवासों से बुंदेलखंड के गरीबों को भी सर्दी के सीजन में बड़ी सहूलियत मिली है। जनपद ललितपुर के पारोन गांव में 100 से अधिक आवासहीन गरीबों के पक्के आवास बन जाने से लोगों को जहां पुरानी खपरेल से छुटकारा मिला, वहीं पक्की छत होने से सर्दी की दिक्कतें भी कम हो गई हैं। लोग अब अपने नए आवासों में ही लकड़ी के उपकरण बनाने के साथ साथ सिलाई और पशुपालन का काम करके रोजगार का साधन जुटा रहे हैं। ग्रामीण प्रधानमंत्री को आवास योजना चलाने के लिए बार बार धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। वहीं ग्राम प्रधान ने केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों और गरीब तबके के जीवन स्तर में सुधार के लिए किए गए प्रयासों के लिए बड़ी सराहनीय पहल बताई। घर कच्चा था, खपरेल था, प्रधानमंत्री जी ने छत दे दी है। छत गांव में रहते थे हम परिवारी, और उन्हें छत दे दी, सुविधा कर दी बच्चों के लिए। हम बहुत खुश हैं। पहला तो दिक्कत थी कि अब कच्चे मकान था वो में रहते थे, अब पक्का मकान बन गया, वैसे प्रधानमंत्री ने अच्छा सुविधा कर दी। अब कोई तकलीफ नहीं है, भी अच्छा कर रहा है सब में। प्रधानमंत्री जी ने मुझे आवास दिया है, इससे हम बहुत खुश हैं। पहले हमारे बच्चे सर्दी में बहुत ज़्यादा परेशान होते थे और जानवरों को भी दिक्कत होती थी, कहाँ बांधें कहाँ बच्चे रखें, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। सर्दी से अधिकतर परेशान रहते थे हम लोग। प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए आवास दिया है, उससे हम बहुत खुश हैं। हमारे बच्चे यहाँ सिलाई मशीन का काम भी करते हैं, काम भी मिलता है उन लोगों को। प्रधानमंत्री जी ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया है। प्रधानमंत्री जी को ये बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी ग्राम पंचायत को 2011 की सूची के अनुसार 105 परिवारों को पक्के मकानों से आच्छादित कर दिया है। सरकार ग्राम पंचायतों के लिए, ग्राम पंचायत में रहने वाले गरीब तबके के लोगों के लिए, उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए निरंतर जो प्रयास कर रही है वो बहुत सराहनीय है, और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार। अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु तेग बहादुर सिंह जी को उनके बलिदान और समर्पण के लिए किया याद। रकाबगंज गुरुद्वारे पहुंचकर टेका मत्था, दी विनम्र श्रद्धांजलि। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने किसान कानून को बताया किसानों के लिए लाभकारी, कहा इससे किसानों की आय होगी दोगुना। विपक्ष राजनीतिक कारणों से फैला रहा है भ्रम। शामली के किसानों को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के प्रयास से मिला नए कृषि बिल के तहत लाभ। 1 रुपए किलो बिकने वाली गोभी 10 गुने मूल्य पर बिकी दिल्ली के बाजार में। और कोऑपरेटिव बैंक बहराइच और विद्युत विभाग के बीच हुआ अनुबंध। कोऑपरेटिव बैंक घर घर जाकर लोगों से विद्युत विभाग का बिल जमा कराएगा, उपभोक्ताओं को मिलेगी सहूलियत। इसी के साथ समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।